तो भारत में हम सबसे पहले हम लोग भगवान गणेश का आवाहन करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा परिचय संगीत से करा है, तो इस वजह से मैं एक मंत्र बोलती हूँ जो संगीत से मेरा संबंध जोड़ता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके बाद मैं हम सभी के गुरु को आवाहन करती हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य जन, विशेष अतिथि और सभी आप सब मुझसे बड़े हैं, आप सबको दो बार प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य जन, आप सबको भी बहुत प्रणाम करती हूँ। चंद्र प्रकाश तिवारी जी को भी बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ। और इस अवसर पर संजीव तिवारी जी से इनके पुस्तक के विषय में मेरा जुड़ना हुआ, उनसे बातचीत हुई और मैं बहुत प्रभावित हुई इस पुस्तक के विषय को पढ़ के। इस वजह से मैं यहाँ पर बोलने के लिए तैयार हुई हूँ। हालांकि मैं किसी विषय विशेष की विशेष वक्ता नहीं हूँ, ना ही सामाजिक रूप से कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने भाव रखने के लिए, उनकी इच्छा को सम्मान देने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ बोलने के लिए। तो मैं इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे मन में जो विचार आया है, सबसे पहले मैंने इसको अपने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि इसमें जो भी बातें लिखी हुई है बहुत ही सही लिखी हुई है, सच लिखी हुई है और हमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। सच में विकास जो हो रहा है वो विनाश हो रहा है। और इसके साथ मैं दो ऐसे मुद्दे जोड़ना चाहती हूँ। हालांकि सभी विद्वानों ने इतना अच्छा वक्तव्य बोला है, उसके बाद मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हम लोग हाल फिलहाल कोरोना के काल में जब हम सब गुजरे हैं, तो हमने देखा कि जीवन के लिए क्या आवश्यकता थी, मूलभूत क्या थी। हमें सिर्फ भोजन की आवश्यकता थी, हम अपने घरों में कैद थे, हमें कोई भी गाड़ी, मेट्रो, कार, रेल, प्लेन सब बंद था, किसी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम अंधाधुंध विकास करते जा रहे हैं, प्लेन पे प्लेन, गाड़ी पे गाड़ी, नए नए मॉडल्स आविष्कार बैठे हो रहे हैं। क्योंकि मैं संगीत की विद्यार्थी हूँ, जब मैं सड़क पे पैदल गुजरती हूँ तो ये जो गाड़ी के हॉर्न होते हैं, ये एक प्रकार का नॉइज पोल्यूशन मुझे लगता है, कितना व्यक्त करता है मुझे, इतना अधिक साउंड होता है। तो ये मुझे, क्योंकि मैं मधुर ध्वनि सुनने की आदि हूँ, तो इस वजह से मुझे ये बहुत व्यथित करता है। तो एक तो ये भी इस पुस्तक का जो विषय है, ये भी एक उससे जुड़ा हुआ विषय है। दूसरा विषय कहते हैं कि कोई भी दुख जब व्यक्तिगत होता है तो वो हमें ज़्यादा समझ में आता है, दूसरों का दुख कम समझ में आता है, अपना दुख अधिक समझ में आता है। तो लास्ट 2020 में जब कोरोना का फर्स्ट सीजन था, उस वक्त एक रोड एक्सीडेंट में मैंने अपने छोटे भाई, 16 वर्ष का था वो अभी, उसको एक रोड एक्सीडेंट में खो दिया। तो ये पुस्तक पढ़ते वक्त मुझे वो वाकया फिर से याद आ गया। हमने इतना सारा हाईवे रोड बनाया है, उस वक्त जब मेरे भाई की मृत्यु हो गई तो मुझे लगा कि ये हाईवे नहीं होना चाहिए था। शायद मैं बहुत भावुक हो गई थी। रोड चाहिए हमको, लेकिन हाईवे क्यों चाहिए? हाईवे पे इतनी तेज स्पीड में कार, ट्रक सब चलता है और हर दिन आप अगर रिसर्च करेंगे तो हर दिन कहीं ना कहीं कोई मर जाता है हाईवे पर, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं होता, इसलिए हमें वो तकलीफ नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर हमारे साथ खुद के साथ जब होता है तो हमें समझ में आता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, वाकई हम लोग विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे विनाश का कारण है हमारे जीवन के साथ। और ये सब कुछ जो हो रहा है, हम लोग प्लेन से सफर करते हैं या ट्रेन से, जो भी किस लिए करते हैं, हम लोग अधिकतर अपने व्यवसाय के लिए, हम जल्दी से कहीं पहुंच जाए, हम बहुत जल्दी में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम किस बात की जल्दी में हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारे जीवन की आवश्यकता क्या है, हमको क्या चाहिए।
क्यों भागदौड़ मचा रहे हैं हम लोग। तो मुझे समझ में आया कि हम लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हमें जीवन नहीं, हमें मृत्यु चाहिए। इसलिए हम अधिक क्योंकि जब मैं अपने भाई की मृत्यु के बारे में सोच रही थी तो सबने, कुछ लोगों ने ऐसा कहा, क्योंकि हम लोग अध्यात्मवादी भी हैं और उसमें कुछ ऐसे विचारधाराएं होती हैं कि जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन मैं पूछती हूँ कि ईश्वर हमारे माता पिता होते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि उनका एक जो संतान है वो 100 वर्षों तक जिए, दूसरा जो है वो कम आयु में चला जाए? नहीं, ये हमारे असावधानी का ये परिणाम होता है। जो सावधानी पूर्वक जीते हैं वो 100 साल 200 वर्ष, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो 200 साल तक, मैंने ऐसा सुना है 200 साल तक जीते थे। आज भी शायद हिमालय की गुफाओं में बहुत पुराने लोग जीवित हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, सिर्फ हवा। तो हमें जीने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और वो सब हम नष्ट करते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं भी व्यथित होती हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे इन सब विषयों पे मेरा ध्यान जो है केंद्रित है, मुझे भी इसकी ओर चिंता होती है। और जब संजीव तिवारी जी ने अपने पुस्तक को मुझे पढ़ने के लिए दिया और मुझे बताया इस बारे में, तो मैंने कहा मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे विचार और इनके विचार, मेरी चिंता और इनकी चिंता एक है। और शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के हैं, शायद वो यहाँ इस मंच तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, पर ऐसी चिंता शायद बहुत सारे लोगों को है, हमें उनसे जुड़ने की जरूरत है। बस इतना ही कहूँगी, धन्यवाद। मनीषा मिश्रा जी समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को अपने माध्यम से हम सबके बीच साझा कर रही थी। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराने जा रहा हूँ जिनके वजह से संजीव जी का ये सफर पूरा हुआ। किसी भी पुनीत कार्य को करने के लिए साथी या दोस्त की जरूरत होती है, बिना सहयोग के कोई कार्य पूरा नहीं होता। मैं इनका नाम इंट्रोड्यूस करने के साथ ही आप लोगों के तालियों का भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग तालियों से इनका स्वागत करेंगे। ये रामास्वामी अय्यर जी हैं, जो कई भाषाओं के विद्वान हैं और विकास वर्सेस डेवलपमेंट पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद इन्होंने कर लिया है। जैसा कि संजीव जी का लक्ष्य है कि किताब का 12 भाषाओं में अनुवाद हो, उनमें से अनुवाद करने की ये भूमिका निहित है रमा जी के अंदर। तो मैं एक बार इनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि भाई साहब आप आइए और अपने विचार को रखिए, क्योंकि आपके बिना संजीव जी का ये सफर अधूरा था। संजीव जी अपनी पुस्तक विकास वर्सेस डेवलपमेंट अपने मित्र चंद्रशेखर जी को भेंट कर रहे हैं। आज का ये क्षण निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। आप सभी की गरिमाई उपस्थिति इस बात का सबूत है कि जो आवाज इस सभागार से उठी है वो कितनी दूर तक जाएगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से, किताब विमोचन के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी एक ऐसे युवा लेखक को अपने बीच में पाएंगे जिसका कार्य, कर्तव्य और क्रमशीलता सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के हित में निहित है। तो मैं रमा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को रखें, विचारों को साझा करें और संजीव जी के साथ अपने सफर के शुरुआत से लेकर अभी तक का वर्णन करें। रमा स्वामी जी। धन्यवाद। सबको प्रणाम। पहली बार स्टेज में माइक पकड़ा है मैंने, बहुत ही लैंग्वेज के हिसाब से भी, थोड़ा सा बोलने के हिसाब से भी काफ़ी सबको भाव हो रहा है। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, भाषा में भी मैं इतना उत्तीर्ण नहीं हूँ, लिखने में आता है पर बोलना नहीं आता, तो कोई भी भूल चूक हुए तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। भाषाकरण एक ऐसी चीज़ है जो एक भाषा में हमारे चिंतन होती है, तो उसके बारे में अगर हम जो सोच पढ़ाते हैं उसकी ओर हम उसकी शुद्धिकरण जितना होता है तो उतना ही अच्छा हम भाषा बोल पाते हैं, ये मेरा मानना है। तो इस विकास वर्सेस डेवलपमेंट में मैंने एक चीज़ नोट करी है, तो वो ये है कि बिल्कुल एक भी उर्दू शब्द नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है।
आगे से मैं यहाँ के उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करूंगा, आपके सामने कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उसकी मुंह से कितने उर्दू शब्द निकल रहे हैं ये जरा गिनती करिएगा। मैं भी बोलता हूँ तो बहुत सारे, हम सभी बोलते हैं तो बहुत सारे उर्दू शब्द बोलते हैं जरूर, कोशिश इस तरह से बहुत बोलते हैं हम लोग, पर ये जो विकास वर्सेस डेवलपमेंट में एक शब्द भी उर्दू का नहीं था, ये सबसे पहले मेरे को बहुत प्रभावित किया था। उसके ऊपर मैंने तारीफ करी थी संजीव जी को। एक चिंतन यानी कि एक अंदर की आत्मा जो है, जिस माहौल पे आप बनते हैं उसी के अनुसार आपका चिंतन होता है, उसके अनुसार ही आपका संस्कृति बनता है, संस्कृति बनती है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इनके माता पिता हैं कि ऐसे संतान को इन्होंने जन्म दिया है कि बिल्कुल कि मैं काफी प्रभावित हूँ कि ऐसे संतान बहुत ही मुश्किल से मिलता है, मुश्किल एक वो है कठिन से मिलता है। बहुत प्रयत्न करता हूँ कि उर्दू शब्द को, अभी एक मुहिम चलाया है मैं और संजीव जी मिल करके एक मुहिम चलाया, उर्दू मुक्त हिंदी हम बोलेंगे जरूर। जैसे कि हम कभी काफी चीजें वो मुक्त ये मुक्त बोलते हैं, इसमें हम कोशिश प्रयत्न करते हैं कि उर्दू मुक्त हम हिंदी बोले जरूर। और यहाँ पर काफी लाइव भी चल रहा है, फेसबुक में देखते हैं लोग, यूट्यूब में देखते हैं और चैनल में भी देखते हैं। उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्राम उदय फाउंडेशन से जुड़े एक अलग मुहिम है ये, जो कुदरत से यानी कि नेचर से, मैं थोड़ा सा स्वाभाविक हिंदी बोलने रहूँगा तो उसमें इंग्लिश काफ़ी मिलावट होगी। मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ तो शुद्ध हिंदी बोलने के लिए मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं थोड़ा सरल हिंदी बोल लेता हूँ जिसमें इंग्लिश में भी थोड़ा सा बीच में आएगा। तो मैं आजकल के नए नौजवान यूथ को मैं ये बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम उदय फाउंडेशन से जुड़िए। आपकी जो आत्मक दाह है यानी कि आपके अंदर जो सोच विचार है कि हिंदुस्तान ऐसे होना चाहिए, भारत ऐसे होना चाहिए, आपकी ड्रीम है, वो इस ग्राम उदय फाउंडेशन के माध्यम से एक साकार होगा जरूर। तो मैं सबसे ज़्यादा लोगों को ये करना चाहता हूँ कि ग्राम उदय फाउंडेशन जो है भारत निर्माण के एक और एक कदम है। भारत निर्माण का मतलब क्या है कि जो हमारा पारंपरिक है, हमारे संस्कृति है, उसको पुनरुद्धार करने के लिए है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, यहाँ की जितने भी आए हुए हैं यहाँ पर सबसे मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आप लोग आए, मिस्टर संजीव का मनोबल बढ़ाए। इसका इन्होंने जब मेरे से वैसी बात करी थी कि इसका सभी भाषा में अनुवादन करना है, तो सबसे पहले मेरा पहले से अनुभव है कि हिंदी, इंग्लिश और तमिल तीनों में मेरी पकड़ है। तो अनुवाद करने के टाइम पे दो चीज होती है, एक तो यह है कि भाषाकरण में उस भाषा के अंदाज से उसको बोलना, यानी कि उस भाषा के अनुसार उसकी भाषा की चिंतन के अंदर डूब करके बोलना। दूसरा उसका केवल सिर्फ भाषाकरण करना। भाषाकरण का मतलब अनुवाद में उस शब्द का बराबर शब्द ढूंढ लेना, और दूसरा है कि उस भाव से उसको अनुवाद करना। जैसे कि उन्होंने उसी किताब में बोल रखा था कौ और गाय में क्या फर्क है। कौ एक ऊपर ओंठों से हम बोलते हैं कौ, वो जानवर है चार पैर वाला, पर जब हम गो माता बोलते हैं, गो बोलते हैं, गाय बोलते हैं, उसके अंदर एक हमारे अंदर एक फीलिंग का एक अंदर आता है कि वो हमारे लिए माता है, हमारे लिए एक रिश्ता जुड़ता है उसमें। तो इसी तरह ही अगर जब हम अनुवाद करते हैं तो उसमें एक शब्द का दूसरे शब्द में प्रयोग करने के टाइम पे, दूसरे भाषा में प्रयोग करने के टाइम पे उसका जो पवित्रता है यानी कि उसकी प्रभाव यानी कि उसके भाव जो है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। मैंने प्रयास किया है कि वही भाव में मैंने यहाँ पर तमिल में अनुवादन करूँ और अनुवादन किया है। मैं यहीं पर विश्वास रखता हूँ। इसी तरह अंग्रेजी में भी मैंने अनुवाद किया हुआ है, इसको अनुवाद करने की कार्य जो है चल रहा है। मेरी प्रयत्न यही है कि दोनों भाषा में जो हिंदी की मूल भाषा से जो भाव से उन्होंने जो शब्द लिखे हैं उसी भाव से ही वो अनुवाद हो जाए। तो जो लोग पढ़ेंगे, तो जो लोग दोनों या तीनों लैंग्वेज जानते हैं तो वो समझते हैं कि ये बाकी में ऐसे हो रखा है। तो मैं उसके लिए संजीव जी के लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ, आभार करना चाह रहा हूँ, प्रकट करना चाह रहा हूँ। नंबर 2, इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूँ कि अभी छोटी सी बात में अगर मैं इसको विस्तार में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, विकास और डेवलपमेंट क्या है, थोड़ा सा अजीब सा मजाक लगेगा। विकास वो है जो जीव जो है हरकत पे आता है तो थोड़ा सा उसके अंग यानी कि शारीरिक अंग जो है बढ़ता जाता है, वो विकास है। अगर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मैं चम्मच से खाऊं, मेरी उंगली है फिर भी मैं चम्मच से खाऊं, ये डेवलपमेंट है। यानी कि आप अपने मैं नाखून बढ़ाऊं, मेरा नाखून बढ़ रहा है, ये विकास है।
मैं नाखून के ऊपर और कोई चीज प्लास्टिक लगा लूं, ये डेवलपमेंट है। बहुत आसान सरल तरीके से मैं यही समझा सकते हैं। यानी कि विकास वो चीज है जो अंदरूनी ही से वो होता है, विस्तार होता है, अंदर से वो उसका अंग जो है एक्सपैंड होता है, उसको कहते हैं विकास। डेवलपमेंट वो है रेडीमेड हम किया जाकर के उसको फटाफट ये कर देते हैं, वो रेडीमेड यानी इंस्टेंट जमाना है। तो हमें फैक्ट्री के प्रोडक्ट की तरह चाहिए, हमें यहाँ से हमने मशीन में डाला, अगले दिन अगले मिनट मिल गया, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कभी भी हमेशा अस्थायी रूप से होगा। वो डेवलपमेंट का अगर नकाब उतार दिया जाए तो बिल्कुल गंदा लगेगा, पर विकास जो है हमेशा हमेशा के सदैव सुंदर लगेगा। ये है फर्क। ये फर्क जो शब्द है उर्दू है, तो ये है अंतर। तो आगे से मैं आपसे सभी से यहाँ पर आग्रह करता हूँ कि सभी यहाँ पर संकल्प लें, हम जब भी हम हिंदी में बात करें उर्दू मुक्त हिंदी में बात करें। ये हो सकता है, हम लोग संकल्प ले सकते हैं। क्यों ये जरूरी है, क्यों ये इतना आवश्यकता है, क्योंकि इसी से हमारा परंपरा जो है, हमारे जो चीज है, तो विकास की ओर दोबारा मुंह आएगा। इसमें जितना हम भाषा में मिलावट देते हैं उतना ही हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमारी संस्कृति हमारी परंपरा वापस आना हो, भाषा की शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यकता है। हालांकि मेरी हिंदी इतनी बिल्कुल अच्छी नहीं है, फिर भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, तो उसमें भी फिर डगमा हो जाता है। इसलिए पहली बार मैं खड़ा हुआ, पहली बार मैं स्टेज में बोल रहा हूँ इसलिए। तो मैं सबसे इस उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, अभी हम आगे से कभी भी हम भी उर्दू मुक्त हिंदी भाषा बोले जरूर, और सामने वाला भी बोलता है, एक हमारे अंदर एक चीज पैदा करें कि सामने वाला कितना उर्दू मिला करके हिंदी बोल रहा है, इसको हम गौर करें। ये गौर इसलिए करना जरूरी है कि हम उसी से हमारा आत्मचिंतन बढ़ता है, कि हमारा आत्म जागरूक होता है कि मैं क्या गलती करता हूँ, दूसरा क्या गलती करता है। क्योंकि हमारी परंपरा इसी तरह नीचे नीचे डेवलपमेंट से भी नष्ट करता है, इसी तरह हमारी परंपरा को ये भाषा की मिलावट है नष्ट कर देता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आगे से हम उर्दू मुक्त हिंदी बोले, सबसे पहली बात। क्योंकि मैं इसलिए अवसर पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भाषाकरण की जो अनुवाद की बात है वो काम मैंने किया हुआ है, उसमें घटनाएं आई मेरे को। तमिल में जब अनुवाद किया था, तमिल में एक संघर्ष है। तमिल में संस्कृत या हिंदी यानी कि उसको कहते हैं कि नॉर्थ इंडियन भाषा, यानी कि उत्तरी भाषा बोलते हैं उसको। तमिल में अनुवाद करने के टाइम पे ये मैंने संघर्ष किया है कि तमिल में ऐसी उत्तरी भाषा कोई भी शब्द उसमें ना मिले, तो उसमें मैं सफल पाया हूँ। इसलिए ये चीज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि भाषाकरण में ये जरूरी है कि भाषाकरण जहाँ जितना पवित्र यानी कि मिलावट के बिना प्योर होता है, शुद्ध होता है, उसमें हमारी संस्कृति, उसमें हमारा आत्मा, उसमें हमारा विकास जो है स्थापित होता है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर बोलने रहूंगा तो बोलते रहेंगे। धन्यवाद संजीव जी के इस मौके के लिए। एक बीज है, बरगद का बीज जो है इतना से छोटा सा ही होता है, जब वो बढ़ता है तो बरगद के पेड़ से बढ़ता है, सदियों जाकर के खड़े रहता है, पीढ़ी खड़ी रहता है। तो ये बरगद का एक छोटा सा बीज जो है, ये छोटी सी किताब है। तो विकास वर्सेस डेवलपमेंट, तो विकास का जो परिभाषित इन्होंने किया है, ज्यादातर हमारे मानसिकता में क्या है कि समस्या के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो समस्याओं के लिए हम समस्या में डूब जाते हैं। उससे विपरीत हमारे संजीव जी ने इस किताब में समाधान भी बता रखा है। इससे मैं इससे ज्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई समस्या की बात करते हैं कि भड़ास निकाल लेते हैं, हमने समझते हैं कि हमने भड़ास निकाल दिया, समस्या के बारे में उछाल दिया तो हमने तीर मार दिया, पर उस मानसिकता से हट करके इन्होंने इस किताब में समाधान भी बोल रखा है। समाधान क्या है? हमारा संस्कृत को, हमारे पारंपरिक को, हमारे नेचर को दोबारा पुनरुद्धार करेंगे, वही समाधान है। और बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। तो उस अंदाज से इन्होंने जो समाधान दे रखा है कि उससे मैं इस किताब से प्रभावित हूँ। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को ये अवसर दिया है इन्होंने कि संदर्भ में कि मैं इसको अनुवाद करूँ। अनुवाद करते करते 3-4 बार उस किताब की जो गोचरों करते हैं उस टाइम पे ऐसे हम डूब जाते हैं उसमें कि कहाँ से कहाँ क्या होता है। तो उसमें एक चीज अपनी मन की बात मैं बताना चाहता हूँ। छोटी सी बात है, कविता तो आती नहीं है, फिर भी कविता के नाम से बोलना चाहता हूँ। छोटी सी आशा प्रपंच में एक बिंदु लगाने की आशा, छोटी सी आशा प्रपंच में एक बिंदु लगाने की आशा, लगाए हुए बिंदु को खोने की आशा, खोए हुए बिंदु को पुनर्ढूंढ निकालने की आशा, और वही पुनर्ढूंढ निकालने की ये जो है संजीव जी का विकास डेवलपमेंट। एक बूंद शहद समुद्र में डाल देने की आशा,
एक बूंद शहद समुद्र में डाल देने की आशा, डला हुआ बूंद शहद को दोबारा पुनः निकालने की आशा। वही चीज है जो खोया हुआ बिंदु प्रपंच में खो गया है, तो उसको ढूंढ निकाल करके अभी ये प्रपंच को मैंने किया है, तो इसको मैंने आकार से बढ़ा करके दुनिया को बताना है। यही है यहाँ पर मिस्टर संजीव, और यही किताब है यहाँ पर विकास और वर्सेस डेवलपमेंट। तो इस प्रपंच की छोटी सी बिंदु को बहुत अंधे की अदृश्य बिंदु को हमें आकर बड़ा करना है और उसको जन जन तक पहुंचाना है। यही मेरी आशा है। उस मुहिम में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल धन्य हूँ संजीव जी के लिए मौका दिया। हम सबका आभार हूँ कि आप लोगों ने मेरे को सुना है और मेरे को मौका दिया है बोलने का। और इस अनुवाद जब तमिल में जाएगा, हम जाकर वहाँ पर भी विमोचन करेंगे। तमिलनाडु के पूरे हर जनसभा में जाएंगे, इसको प्रचार करेंगे। इसमें आपके साथ हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, धन्यवाद जी।